जो आज हम कवर करने वाले हैं वो ये कुछ फंक्शंस। हम बात करेंगे डिस्क्राइब, कम सम, कम प्रोड यानी क्यूमुलेटिव सम एंड क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, index of minimum and index of maximum, then minimum and maximum, count, sum, mode, then mean and median, variance, standard deviation and quantile. So let's start. पहला जो फंक्शन हम आज बात करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब। हम पाइथन में डेटा फ्रेम्स बनाते हैं और डेटा फ्रेम से हम कई तरह के स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, और इसमें डिस्क्राइब एक ऐसा फंक्शन है जो समरी हमको देता है सारे स्टेटिस्टिकल डेटा की। अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस हमें मिलते हैं। इनमें हमें काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, परसेंटाइल्स एंड मैक्सिमम वैल्यूज, ये कुछ वैल्यूज हमें यहाँ पर मिलती हैं जो हम डिस्क्राइब फंक्शन जैसे ही हम ऑपरेट करते हैं तो किसी भी डेटा फ्रेम पर हमको इतनी इंफॉर्मेशन समरीली मिल जाती है, हमको अलग अलग कोई फंक्शन चलाकर देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस फंक्शन को चलाकर देखने का जो हमारा तरीका है, जो सिंटेक्स है वो ये है, हम डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, देन डिस्क्राइब लिख देते हैं। इतना भर लिखने से हमारा जो डिस्क्राइब फंक्शन है वो अपना काम कर देता है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट पाइथन में चलते हैं। ये पाइथन का इंटरफेस है, मैं यहाँ आइडल इंटरफेस यूज कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों ने अलग अलग IDEs पर काम किया हो। यू ऑल नो दैट देयर आर सो मेनी डिफरेंट IDEs इन पाइथन। आई एम यूजिंग वन ऑफ द सिंपलेस्ट IDE, दैट इज IDLE, आइडल। और इस आइडल में मैं आपको जो कमांड्स चलाकर बता रहा हूँ, बाकी IDEs में भी ये कमांड इसी तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मेरा पास एक डेटा फ्रेम तैयार है। आई हैव ए डेटा फ्रेम रेडी, दैट इज DFM। यहाँ पर हमने 10 स्टूडेंट्स के 5 सब्जेक्ट के स्कोर्स ऑलरेडी स्टोर किए हुए हैं। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द डेटा फ्रेम सो दैट इट विल रिक्वायर लेस टाइम। अब इस डेटा फ्रेम पर हम कुछ फंक्शंस यहाँ पर रन करेंगे। अभी हमारा जो पहला फंक्शन है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो है डिस्क्राइब। ठीक है, मैं पहले स्क्रीन क्लियर करूंगा। अभी आप यहाँ इसको ऑब्जर्व कर लें एक बार। डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम में 10 स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं, आउट ऑफ 100 हैं, और इसमें इंग्लिश, BST, अकाउंट्स, IP और इकोनॉमिक्स के स्कोर्स हमने यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। कुछ बच्चों के स्कोर यहाँ पर हमने नहीं डाले हैं, इंटेंशनली हमने छोड़ दिए ताकि हमें ये भी पता रहे कि कुछ स्कोर्स खाली छोड़े जाते हैं तो कैसे वो नॉन वैल्यूज वहाँ पर आती हैं। नॉन वैल्यूज मीन्स द नॉट अ नंबर वैल्यूज, ये नल वैल्यूज होती हैं। जब कोई वैल्यू खाली छोड़ दी जाती है तो उसकी जगह नान आ जाता है। ठीक है, अब हम इस डेटा फ्रेम पर पहला फंक्शन रन करते हैं, डिस्क्राइब। DFM डॉट डिस्क्राइब। जैसे आप डिस्क्राइब फंक्शन यूज करेंगे, रन करेंगे, आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आउटपुट आता है। मैं एक बार इसको स्क्रीन के टॉप में ले जाता हूँ, मुझे लगता है चैनल पर हो सकता है ये नीचे से कट रहा हो। एक बार हम इसको ऊपर से फिर से रन करते हैं, DFM डॉट डिस्क्राइब। अभी देखिए इसका ये आउटपुट यहाँ पर आ जाता है डिस्क्राइब का। ठीक है, डिस्क्राइब के आउटपुट को आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर हमको कितनी वैल्यूज आउटपुट में मिलती हैं। ये हमें आउटपुट मिलता है, हमें मिलता है काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन 25% परसेंटाइल, 50% परसेंटाइल, 75% परसेंटाइल एंड मैक्सिमम वैल्यूज। तो जो डेटा फ्रेम हमने बनाया हुआ था उस डेटा फ्रेम में बाय डिफॉल्ट कॉलम पर ही ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, वर्टिकल एक्सिस पर। और अगर आप देखेंगे इंग्लिश में टोटल 9 वैल्यूज हमारी स्टोर्ड हैं, BST में भी हमारी 9 वैल्यूज स्टोर है। एक नॉट ए नंबर है, उसको काउंट नहीं करता है, इसको हम आगे काउंट के साथ भी देखेंगे जब स्पेसिफिकली काउंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कॉलम्स बनाए, सभी कॉलम्स में एक एक वैल्यू हमने नान डाली हुई है। इसलिए अगर आप काउंट देखेंगे इंग्लिश, BST, अकाउंट, IP और इकोनॉमिक्स का, तो इसका काउंट दे रहा है 9। दैट मीन्स हर एक में 9 वैल्यूज पुट है और एक एक वैल्यू सभी में नल है, खाली छोड़ी गई है। ठीक है, इसी तरह से आप इंग्लिश के मार्क्स का एवरेज अगर देखना चाहे तो नेक्स्ट रो में आपको मीन दिखाता है। ठीक है, यहाँ से आपको मीन मिल जाता है और ये मीन आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश में 72, BST में 78.1, अकाउंट्स में 76.8, IP में 83,
इकोनॉमिक्स में 79.7, तो ये मीन है। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन उसके नीचे, मिनिमम वैल्यूज हर कॉलम की उसके नीचे, इंग्लिश की मिनिमम है 56, बीएसटी की मिनिमम है 64, ठीक है, 62 मिनिमम है अकाउंट्स के लिए, 67 आईपी का स्कोर मिनिमम है, और इकोनॉमिक्स में 63, ठीक। इसी तरह से परसेंटाइल्स को हम आगे कवर करने वाले हैं, पर अभी आप यहाँ देख सकते हैं 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल, 3 वैल्यू ये यहाँ पर देता है। बेसिकली ये जो 3 वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज होती हैं Q1, Q2 एंड Q3। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3 भी इन्हीं को कहा जाता है। ये हम आगे क्वार्टाइल के बारे में बात करेंगे, उसमें मैं एक बार आपको फिर क्लियर करूंगा। और सबसे लास्ट रो में जो आपको रिकॉर्ड यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है, वो डेटा है मैक्सिमम वैल्यूज का। तो जो भी हर कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है, इंग्लिश में 85 मैक्सिमम स्कोर है, बीएसटी में मैक्सिमम 92 है, अकाउंट्स में 91, आईपी में 96 एंड इकोनॉमिक्स में 91। तो इस तरह से यहाँ पर हमको ये डिफरेंट स्कोर्स मिलते हैं डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करने पर। और डीएफएम के साथ जब आप डिस्क्राइब यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप डिस्क्राइब फंक्शन को यूज करते हैं तो यहाँ पे 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल स्कोर्स तो डिस्प्ले कर ही रहा है, पर ये जो वैल्यूज है 25, 50 एंड 75 वी कैन चेंज इट। जब हम इसको यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ कॉलिंग डिस्क्राइब फंक्शन, हम यहाँ पर परसेंटाइल्स दे सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर दे देता हूँ 0.1, 0.2 और 0.3, अगर मैं ये परसेंटाइल स्कोर देकर डिस्क्राइब करता हूँ तो ये क्या वैल्यू देती है ये देखते हैं एक बार। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, DFM डॉट डिस्क्राइब 0.1, 0.2, 0.3। अब अगर आप इसका आउटपुट देखते हैं तो हमने जो परसेंटाइल्स यहाँ पर डिफाइन किए, हमने कहा 0.1 मतलब 10% परसेंटाइल, 0.2 मीन्स 20% परसेंटाइल एंड 0.3 मीन्स 30% परसेंटाइल। और इस तरह से ये 3 वैल्यूज जो हमने दी उसके परसेंटाइल्स तो इसने यहाँ पर हमको निकाल कर दिए ही, लेकिन इसने एक परसेंटाइल हमको एक्स्ट्रा दिया, 50% परसेंटाइल, ठीक है। तो डिस्क्राइब का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूमुलेटिव सम। एक और फंक्शन है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, ये आपको जो भी डेटा फ्रेम में डेटा डला हुआ है उसका क्यूमुलेटिव सम प्रोवाइड करता है। अब जब आप कम सम या आगे और भी हम जो फंक्शंस देखने वाले हैं, जब भी आप इन फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या करना है, हमने एक्सिस स्पेसिफाई करना है। एक्सिस to specify axis equals to 0 और axis equals to 1। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्सिस 0 और एक्सिस 1 देने से कब ये ऑपरेशन रोज पर होती है और कब ये ऑपरेशन कॉलम्स पर होती है। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल तरीका है समझने का, आप ये चीज ध्यान रखिए, जब आप एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो 0 का मतलब होता है रो। 0 एक्सिस जो है वो रोज के लिए है और रोज आपकी होती हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊपर या ऊपर से नीचे। वर्टिकल, पहली रो ऊपर, उसके नीचे दूसरी रो, उसके नीचे तीसरी रो, उसके नीचे फोर्थ रो, और ऐसे करके अगेन एंड अगेन ऊपर से नीचे की और रोज। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस 0 मींस द वर्टिकल एक्सिस। तो जब आप एक्सिस 0 देते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए तो वो जो ऑपरेशन है वो वर्टिकली परफॉर्म होगा। वर्टिकली परफॉर्म होने का मतलब है एक कॉलम में पहली रो की वैल्यू, फिर दूसरी रो की वैल्यू, फिर तीसरी रो की वैल्यू, ऐसे करके 1 बाय 1 वो सारी रोज पर अप्लाई होगा। और अगर आप एक्सिस इक्वल्स टू 1 देते हैं तो बेसिकली एक्सिस कैसे होते हैं, एक्सिस होते हैं हॉरिजॉन्टली, एक्सिस 1 होता है हॉरिजॉन्टली, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। तो ये कॉलम्स आपके होते हैं हॉरिजॉन्टली। तो एक्सिस 1 का यहां मतलब होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब है कि अगर आप सम कर रहे हैं, जैसे यहां कम सम है, अगर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन होगा एक रो के सारे कॉलम्स में, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू द राइट साइड,
ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे, उसमें मैं आपको ये चीज और क्लियर करता हूं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कम सम बेसिकली क्या है। तो कम सम बेसिकली, कम मींस क्यूमुलेटिव एंड सम मींस द सम। क्यूमुलेटिव सम, अगर आपके पास 10 रिकॉर्ड डले हुए हैं तो क्यूमुलेटिव सम का मतलब होता है पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड करें तो सेकंड वैल्यू विल शो यू द सम of first and second value, and third value will give you the sum of first, second and third value। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव, जैसे जैसे आप वैल्यू ऐड करते जाएंगे सम आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट रो विल गिव द टोटल ऑफ ऑल द रोज। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। हम चलते हैं पाइथन की तरफ। ठीक है, फिर से एक बार देख लें हमारा डेटा फ्रेम, ये हमारा डेटा फ्रेम है और इस डेटा फ्रेम में आप सिर्फ एक कॉलम पर कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पर 5 कॉलम है, लेकिन इसको समझने के लिए अभी सिर्फ एक कॉलम पर कंसंट्रेट कीजिए। हम एक कॉलम के थ्रू ही इस पूरी कंसेप्ट को समझेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक कॉलम है इंग्लिश, और इंग्लिश में हमारे पास नंबर्स हैं 85, देन 74, देन 65, देन 83, देन 82, then 56, then 63, then 75, then null value and then 65। तो जब आप क्यूमुलेटिव सम करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव सम किस तरीके से करने वाले हैं। मैंने जिस तरीके से ये कॉलम बनाया है यहाँ पर, इसको आप अगर देखेंगे तो हमने कैसा किया है, हमने वर्टिकली इसको ड्रॉ किया। हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं या नीचे से ऊपर की ओर, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है अभी वो कौन सा है, वो है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है when you have to perform some operation vertically, that means हम चाहते हैं कि 85 74 में जुड़े, then 65, then डेविड का रिकॉर्ड, then अमित का, then प्रज्ञा का, ऊपर से नीचे की ओर ये स्कोर्स जुड़ते हुए आए। वर्टिकली वी वांट टू ऐड ऑल दीज रिकॉर्ड्स, दीज वैल्यूज। तो जब वर्टिकली करना होगा तो वर्टिकली मतलब आप क्या कर रहे हैं, रो बाय रो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, रो बाय रो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको एक्सिस कौन सा डिफाइन करना है, वर्टिकल एक्सिस मींस 0। ठीक है, अभी मैंने क्लियर किया था, वर्टिकल एक्सिस मतलब होता है 0। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस आपको अगर आपको कॉलम का पूरे सम निकालना है, रो वाइज ऊपर से नीचे की ओर आपको सम निकालते हुए आना है, तो यहाँ पर जो एक्सिस आप यूज करेंगे, आप ये हमेशा ध्यान रखिए, वर्टिकल एक्सिस जब आपको ऑपरेट करना है ऊपर से नीचे की ओर, तो आपको एक्सिस इक्वल्स टू 0 स्पेसिफाई करना है। एंड देन and when you have to perform some operation horizontally, then you have to specify axis as 1। ठीक है, तो आई स्टार्ट इट। देखिए मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल करके आपको दिखाता हूँ। मैं पहले स्क्रीन क्लियर करता हूँ ताकि हमको स्क्रीन के अपर हिस्से में हमारा सारा वर्क दिखाई देता रहे। dfm डॉट हमने देखा था कम सम, दिस इज द फंक्शन। अभी मैंने कोई एक्सिस यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर एक्सिस टू 0 हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं करने का कारण, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इट इज ऑलवेज एक्सिस इक्वल्स टू 0। तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस की वैल्यू 0 है एंड दिस विल गिव अस वर्टिकल सम। नाउ यू कैन सी, मैंने आपसे कहा था इंग्लिश वाले कॉलम पे हम कंसंट्रेट करेंगे, बाकी सारे कॉलम में भी सिमिलर तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, पर हम अभी समझने के लिए इंग्लिश वाले कॉलम को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नीचे में एक बार डेटा फ्रेम को और डिस्प्ले कर देता हूं, जो कुछ वैल्यूज हमको दिखाई दे जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेटा फ्रेम नीचे की तरफ नीचे डिस्प्ले हो रहा है। डेटा फ्रेम में कुछ वैल्यूज से आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि जितना ऐसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो उतने से ही हमें समझ में आए। तो हमारे पास जो कुछ वैल्यू है, टॉप 5 वैल्यूज यहाँ पर 85 है, 74 है, देन 65, देन 83, देन 82। आप यहाँ देखिए ऊपर जहां हमारे पास कम सम का रिकॉर्ड रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कम सम का रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट वैल्यू है 85। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू विल ऑलवेज बी सिंगल वैल्यू, तो वो 85 जो डेटा फ्रेम में ओरिजिनल था वही डेटा फ्रेम में आपको यहाँ 85 दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, कम सम जो क्यूमुलेटिव सम वाला आउटपुट आपको मिला हुआ है, ये हो गया यहाँ पर 159। और ये जो 159 आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है इन दो वैल्यूज के टोटल से। ठीक है, तो 85 और 74 को जब ऐड करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये आपका आ जाता है 159। ठीक है, तो 159 आपको इस तरह से मिला। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वैल्यू आपके पास आ रही है 224। तो बेसिकली 224 क्या है, 224 इज द सम ऑफ ऑल 3 वैल्यूज, 85 प्लस 74 प्लस 65। इन तीनों वैल्यूज को जब टोटल निकालेंगे तो दिस विल बी 224। ठीक है, ऐसे ही फिर नीचे की तरफ आप जाएंगे तो 307, 389 और सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज आपकी हैं उनका क्यूमुलेटिव सम आपको मिलता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम
इन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि एक्सिस इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पर लिया हुआ है। सिंस वी हैव सेट एक्सिस इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई वी हैव obtained cumulative sum of all the columns in the vertical direction। ठीक है, अब हम इसी काम को फिर से करते हैं। DFM हमारा डेटा फ्रेम है और इस पर हम कम सम चलाते हैं, क्यूमुलेटिव सम, और इस बार हम एक्सिस देते हैं एक्सिस इक्वल्स टू 1। हम अब चाह रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट हो वो हमें मिले कॉलम में, कॉलम की तरफ लेफ्ट टू राइट सम होता हुआ आगे की ओर बढ़े। नाउ यू कैन सी इट हियर, नीचे डेटा फ्रेम का आउटपुट और ऊपर हमारा कम सम का आउटपुट, क्यूमुलेटिव सम का। यहाँ आप देखिए 85 जो हमें जो है यहाँ जो रो मिल रही है वो अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ मिल रही है रिचा का रिकॉर्ड। रिचा के रिकॉर्ड में यू कैन सी हियर जो कॉलम्स हैं वो आ रहा है 85, देन 173, देन 258, देन 354, देन 442। अब ये जो 442 है बेसिकली दिस इज द टोटल ऑफ ऑल 5 वैल्यूज इन द एक्चुअल डेटा फ्रेम। एक्चुअल डेटा फ्रेम में 5 वैल्यू हमारे पास है, 85, 88, 85, 96 एंड 88। इन 5 वैल्यूज का टोटल हमें मिल रहा है 442। और ये टोटल हमें क्या किस तरीके से मिल रहा है? ये टोटल हमें मिल रहा है हॉरिजॉन्टली, क्योंकि हमने एक्सिस इक्वल्स टू 1 डिफाइन किया है। तो पहले कॉलम में 85, दूसरे कॉलम में 88, दोनों मिलकर बना 173। तो बीएसटी कॉलम में जो आपको क्यूमुलेटिव सम मिल रहा है वो हो रहा है 173। दो इट इज नॉट एनी सिग्निफिकेंट इन द बीएसटी कॉलम, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कम सम फंक्शन, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, दिस यू मे नीड इन सम काइंड ऑफ बिजनेस डेटा फ्रेम्स। ये स्कूल का रिकॉर्ड है, स्कूल की डिटेल्स यहाँ पर है, इसलिए क्यूमुलेटिव सम का शायद यहाँ इतना फायदा नहीं होगा हमें जानना, लेकिन अगर बिजनेस डेटाबेस हमारे पास होगा तो वहाँ क्यूमुलेटिव सम से हमें कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी क्यूमुलेटिव सम वाली बात। अब यहाँ जो आपको समझना है, अभी हम इंटायर डेटा फ्रेम पर सारे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप डेटा फ्रेम के किसी पार्ट पर ये फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपने डेटा फ्रेम के स्लाइसिंग के बारे में पढ़ा होगा। आप डेटा फ्रेम स्लाइसिंग लगाइए .loc या .iloc का यूज करके, और उसके बाद फंक्शन को कॉल कीजिए। तो जितना स्लाइसिंग आपने स्पेसिफाई किया है उतने ही हिस्से पर डेटा फ्रेम पर ये फंक्शंस काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम सम। एक छोटा सा मैं फंक्शन या डेटा फ्रेम के पार्ट पर चलाकर बता देता हूँ। ठीक है, हमारे डेटा फ्रेम में बहुत सारे कॉलम है। अगर यही फंक्शन हमें सिर्फ इंग्लिश फंक्शन पर, इंग्लिश कॉलम पर चलाना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट इंग्लिश और डॉट कम सम, एंड नाउ यू कैन सी इट हियर। सिर्फ इंग्लिश वाले कॉलम का ये आपको एक्सिस इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ दिया हुआ है, एक्सिस इक्वल्स टू 0 है, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में इसने यहाँ पर हमको सम डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम के पार्ट पर भी आप सारे फंक्शंस चला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम आगे के फंक्शंस। आगे हम चलेंगे, जैसे हमने अभी कम सम देखा वैसा ही अभी है क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट। क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट मतलब जिस तरीके से वैल्यूज आगे की ओर बढ़ते हुए सम होते जा रही थी, वैसे ही 1 by 1 जैसे आगे की डायरेक्शन में बढ़ेंगी सारी वैल्यूज का प्रोडक्ट होता जाएगा। दे विल बी मल्टीप्लाइड 1 by 1 विथ वन अनदर। ओके, और ये भी उसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, एक्सिस इक्वल्स टू 0 देकर या एक्सिस इक्वल्स टू 1 देकर। आप एक्सिस इक्वल्स टू 0 दे सकते हैं, एक्सिस इक्वल्स टू 1 दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, व्हाटएवर यू लाइक, whatever you require, you can specify the axis accordingly. If you want to perform the process in vertical mode, you specify the axis as 0. If you want to perform the process in the horizontal direction, specify the axis as 1. Okay. एक छोटा सा एग्जांपल इसका मैं दे देता हूं एक बार चलाकर। ठीक है, ये हमारा DFM है। DFM फिर से एक बार देख लेते हैं। इस DFM पे हम क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट चला देते हैं, DFM डॉट क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट ऑन एक्सिस 0। नाउ यू कैन सी इट हियर। स्क्रीन छोटा है इसलिए कुछ कॉलम्स मिसिंग है, कोई बात नहीं, फिर भी आप यहाँ देख के समझ सकते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट रो का वैल्यू है 85, सेकेंड रो का है 74। नीचे जब आप यहाँ पर देखते हैं तो पहले रिकॉर्ड की वैल्यू तो आपको 85 दिखाई दे रही है, लेकिन ये दिख रहा है 8.5
0 E प्लस 01। बेसिकली ये क्या है, तो ये E प्लस 01 जब यहाँ पर कहीं आता है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, और 8.50 है तो इसका मतलब ये हुआ 8.5 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, इसको अगर ऐसे निकालेंगे तो 85 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आप और देखेंगे, अगर राघव, मनीष, डेविड में, तो दिस वैल्यू इज 1, देन 3, देन 5, देन 7। ये वैल्यू यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलती है। देखिए, ये जैसे ये ई वैल्यूज यहाँ पर जो आपको मिल रही हैं वो है e टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 3, देन 10 टू द पावर 5 एंड 7 एंड सो ऑन। तो क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यूज बहुत सारे डिजिट में आती हैं और स्क्रीन छोटी होती है, इसलिए जो इंटरफेस है वो इसको साइंटिफिक नोटेशंस के थ्रू आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी हम वापस यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं वापस हमारे अगले टॉपिक की तरफ। क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट आई होप कि आपको बन जाएगा और बहुत आसान होता है। जैसे क्यूमुलेटिव सम हमने निकाला, वैसे ही क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे IDX मेक्स और IDX मिन। ठीक है, ये बेसिकली जब आप स्टेटिस्टिक्स परफॉर्म करेंगे डेटा फ्रेम पर, तो आपको बहुत अलग अलग तरह के ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी, और जो आपको आउटपुट चाहिए होगा वो कभी कभी एक फंक्शन से नहीं मिलेगा, एंड यू हैव टू अप्लाई मल्टीपल फंक्शंस वन बाय वन और इन वन गो। ठीक है, वो मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अभी हम ये दो टॉपिक अभी देखते हैं और उसके बाद हम दो टॉपिक का कॉम्बिनेशन देखेंगे, मल्टीपल फंक्शंस को टुगेदर कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो IDX मेक्स, बेसिकली IDX मींस इंडेक्स, मेक्स मतलब मैक्सिमम और मिन मतलब मिनिमम। तो अगर आपको डेटा फ्रेम में कोई वैल्यूज हैं, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, IP, अगर आपको इंग्लिश का मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है और ये पता करना है कि जिस स्टूडेंट का ये स्कोर आया है उस रिकॉर्ड का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स में सारे नाम है बच्चों के, तो किस स्टूडेंट का वहां पर नाम आता है, अगर वो आपको फाइंड आउट करना है, मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू वाले इंडेक्स, स्टूडेंट का इंडेक्स अगर आपको पता करना है, तो उस केस में IDX मैक्स, और मिनिमम वैल्यू वाले रिकॉर्ड का इंडेक्स अगर आपको पता करना है तो वहां पर होगा IDX मिन। ठीक है, अगेन इन दोनों ही फंक्शंस में आप एक्सिस इक्वल्स टू 0 या 1 स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। अब तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, हमने 2-3 एग्जांपल्स देख लिए। एक्सिस इक्वल्स टू 0 मतलब वर्टिकली और एक्सिस इक्वल्स टू 1 मतलब हॉरिजॉन्टली। तो ये जो आपका फंक्शन है, इसको हम एक बार देख लेते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका देख लेते हैं। वापस चलते हैं पाइथन की तरफ, और पाइथन स्क्रीन पर हम आकर पहले हमारा एक बार DFM देख लें, एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना। इंग्लिश में मैक्सिमम किसका है, देखिए जल्दी से। ये हमारा इंग्लिश वाला कॉलम है, जल्दी से ऑब्जर्व कर लीजिए इंग्लिश में मैक्स किसका है। हम सिर्फ एक कॉलम पर इसको अप्लाई करेंगे, बाकी सारे कॉलम पर भी इसी तरह से काम करता है। इंग्लिश में मैक्सिमम है 85, ओके। तो इंग्लिश में मैक्सिमम है ऋचा का स्कोर। चलिए BST में भी देख लेते हैं, BST में मैक्सिमम कितना है, ये 92 है, 92। तो BST में राघव का, और अकाउंट्स में, चलिए अकाउंट्स में भी देख लेते हैं। जब देख ही रहे हैं तो अकाउंट्स में 91 यहाँ पर हमको हाईएस्ट दिख रहा है, हाईएस्ट ये है वीना का। और IP में हाईएस्ट अगर किसी का है तो कितना है हाईएस्ट, देखिए IP में हाईएस्ट 96 मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी शायद दिख रहा हो। ठीक है, हाँ, तो दिस इज 96 अगेन इट इज रिचा। एंड इन इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट कहाँ गया, इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट है 91। तो दिस 91 इज राहुल ने इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट स्कोर किया है। चलिए अब हम ये पता करते हैं कि अगर आउटपुट चाहिए मैक्सिमम स्कोर्स का तो कैसे हमको मिलेगा। DFM.IDX, हम मैक्सिमम के लिए काम कर रहे हैं, मिनिमम आप चलाकर देखेंगे। ठीक है, तो DFM.IDX मेक्स, और एक्सिस बाय डिफॉल्ट इट इज 0, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग। नाउ यू कैन सी, अभी हमने पता किया था इंग्लिश में ऋचा का मैक्सिमम है, BST में राघव का, अकाउंट्स में वीना, IP में ऋचा, और इकोनॉमिक्स में राहुल। ठीक है, तो हमारा जो डेटा फ्रेम था, बेसिकली आप देखिए नीचे की तरफ, तो हमारा जो डेटा फ्रेम था, डेटा फ्रेम में जब आप देखेंगे तो ये वर्टिकली इसने फाइंड आउट किया। दैट मींस पहले इंग्लिश वाले में हाईएस्ट स्कोर किसका है, 85। इंग्लिश वाले में हाईएस्ट स्कोर है 85,
और 85 किसका रिकॉर्ड इंडेक्स कितना है 85 का, ये आपको पता है। फर्स्ट जो कॉलम यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये इंडेक्स है। तो रिचा का 85 का इंडेक्स कितना हुआ, इंग्लिश वाले में हाईएस्ट है 85, इसका इंडेक्स कितना हुआ रिचा, इसका इंडेक्स हुआ रिचा। तो बेसिकली आईडीएक्स मेक्स फंक्शन क्या कर रहा है, आईडीएक्स मेक्स फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है इंडेक्स उस वैल्यू के अगेंस्ट जो मैक्सिमम है। तो इंग्लिश वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है 85, 85 के अगेंस्ट इंडेक्स है रिचा। तो ये आपको यहाँ बता रहा है कि ये रिचा का इंडेक्स है इंग्लिश वाले कॉलम का। ठीक है, इसी तरह से बीएसटी में हमने देखा था राघव का, और अकाउंट्स में हमने देखा था वीणा का स्कोर हाईएस्ट था। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा था आईपी में अगेन इट वाज रिचा, एंड इन इकोनॉमिक्स में हमने देखा था राहुल का स्कोर हाईएस्ट था। तो आईडीएक्स मेक्स ने यहाँ इस तरह से काम किया। हमने यहाँ क्या दिया था, एक्सिस इक्वल्स टू 0, तो उसने वर्टिकली निकाला, वर्टिकल कंपेयर किया। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर करना पड़ा सारी वैल्यूज को। सारी वैल्यूज कौन सी, वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाली। क्यों, क्योंकि हमने एक्सिस नहीं दिया है, एक्सिस नहीं देते हैं तो एक्सिस होता है 0। एक्सिस 0 का मतलब होता है वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ। तो सारी रोज की वैल्यू को उसने आपस में कंपेयर किया है एक पर्टिकुलर कॉलम की, उस कॉलम में जो वैल्यूज हाईएस्ट आई उसके अगेंस्ट जो इंडेक्स था वो इंडेक्स उसने रिटर्न किया। तो इन दिस वे पाइथन जो पांडास है वो काम करता है डीएफएम पर, आईडीएक्स मेक्स फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को एक बार फिर से हम रन करते हैं। हम एक्सिस डिफाइन कर देते हैं, डीएफएम डॉट आईडीएक्स मेक्स एक्सिस इक्वल्स टू, हम यहां पर दे देते हैं 1, और अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। तो एक्सिस इक्वल्स टू हमारे पास आउटपुट आता है, एक्सिस इक्वल्स टू हमारे पास जो आउटपुट यहां पर आ रहा है आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। आई होप कि स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। तो जो आपको आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है रिचा, देन राघव, देन मनीष, जो इंडेक्स हमारी है उसी ऑर्डर में। और यहां आपको क्या मिल रहा है आप देखिए, अभी जो कंपैरिजन हुआ है वो क्या हुआ है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है। तो कंपैरिजन हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा कि रिचा का हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में है। चलिए देख लेते हैं, रिचा का हाईएस्ट है आईपी में। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रो, यानी हम जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 96, 96 का इंडेक्स कितना है आईपी, 96 का इंडेक्स है आईपी, और ये यहां पर हमको क्या दे रहा है आईपी। ठीक है, तो ये आप यहां देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो के लिए, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए पहली रो का निकाला, फिर अब ये दूसरी रो में कंपैरिजन करता है 74, 92, 75, 89, 76, इसमें उसको मिलता है 92 हाईएस्ट। 92 हाईएस्ट किसमें है, 92 हाईएस्ट है बीएसटी में, किसका है राघव का। तो राघव के रिकॉर्ड के सामने जो इंडेक्स आएगी हाईएस्ट वैल्यू की, वो हाईएस्ट वैल्यू की इंडेक्स कितना है बीएसटी। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैक्सिमम वैल्यूज है उनका हमको यहाँ पर इंडेक्स मिल जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के लिए वर्क किया, इसी तरह से सेम फंक्शन विल वर्क फॉर मिनिमम वैल्यू, एंड द फंक्शन इज आईडीएक्स min। आईडीएक्स min भी इसी तरीके से काम करेगा। अभी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इंग्लिश में प्रज्ञा का स्कोर लोएस्ट है, बीएसटी में राहुल का मिनिमम है, अकाउंट्स में मनीष का, आईपी में राहुल का, इकोनॉमिक्स में अगेन मनीष का। इस तरह से किस किस के स्कोर यहाँ पर कितने हैं वो हमको यहाँ मिनिमम स्कोर का इंडेक्स पता चलता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं इसका एक फिर से इस पर लौटूंगा। हाँ, एक और जरूरी बात जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पर हम डीएफएम एक हमारा डेटा फ्रेम है, और इस डेटा फ्रेम पर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया डीएफएम इक्वल्स टू डीएफएम ए इक्वल्स टू डीएफएम डॉट कम सम, तो जो क्यूमुलेटिव सम है वो इस ए वैल्यू में आकर स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ आपको ये समझना है कि जब आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं
कोई भी, तो उसका जो आउटपुट है, अभी तो हम स्क्रीन पर देख रहे थे जितने भी हमने ऑपरेशंस किए, हम उस आउटपुट को स्क्रीन पर देखने की बजाय किसी और वेरिएबल में ले सकते हैं। अब जब क्यूमुलेटिव सम हम करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है ए में। अब ए का डेटा टाइप क्या होगा ये अगर हमें पता करना हो तो हम यहां पर देख सकते हैं टाइप ऑफ ए क्या हुआ, पांडास कोड। इसका आउटपुट कितना आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है डेटा फ्रेम, है ना। तो ए जो हमने यहां पर बनाया है वेरिएबल, और उस ए में हमारा जो आउटपुट स्टोर हुआ है, ये ए अपने आप में एक डेटा फ्रेम बना है। तो जब आप डेटा फ्रेम पर कोई फंक्शन ऑपरेट करेंगे, कोई भी ऑपरेशन करेंगे, तो जो आउटपुट होगा वो आउटपुट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होता है। कुछ केसेस में ये हमें डेटा फ्रेम ही रिटर्न मिलता है, जैसे कम सम के केस में। कुछ केसेस में हमें डेटा सीरीज मिलती है। कुछ केसेस में हमें स्केलर वैल्यूज भी मिलती है, और एरे भी हमको मिल सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स मिलते हैं। यू मस्ट नो कौन सा फंक्शन से कौन सा डेटा टाइप मिलता है। आप फंक्शन चलाकर उसका आउटपुट एक वेरिएबल में स्टोर कीजिए, और ज्यादा जानना है तो उसका फिर टाइप इस तरीके से एक फंक्शन कॉल करके उसका टाइप देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि जो आपका आउटपुट आया है वो किस डेटा टाइप का है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिनिमम आप वर्क कर लेंगे। हम आगे देखते हैं मेक्स और मिन। देखिए, अभी हमने जो फंक्शंस चलाए हैं उनसे हमें मिला मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जिन रिकॉर्ड्स में है उनका इंडेक्स, कॉलम का या रो का, जैसा भी हमने एक्सेस डिफाइन किया था उस अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी कॉलम या किसी रो की, तो वो आप मेक्स या मिन फंक्शन को कॉल करके कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखिएगा वही चीज जो सारे हमारे जितने भी फंक्शंस हम आज देखने वाले सब में कॉमन है, हमें एक्सेस जरूर स्पेसिफाई करना है। हमें जो डेटा पर काम करना है वो वर्टिकल डायरेक्शन में करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, वो हमें एक्सेस डिफाइन करना यहाँ पर जरूरी है। चलिए पाइथन की स्क्रीन पर चलते हैं। आई होप कि आपको पाइथन स्क्रीन दिखाई दे रही है। अभी हमको देखना है मेक्स। ठीक है, अभी हमने देखा था इंडेक्स, है ना, dfm डॉट मेक्स, सॉरी अगेन, पहले dfm देख लीजिए, ये dfm है, और इस dfm पर हम यहाँ फंक्शन कॉल करते हैं मेक्स। मेक्स में एक्सेस डिफाइन नहीं करते हैं, डेफिनेटली ये जीरो होगा, और जीरो होगा तो क्या करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में देगा, यानी इंग्लिश का मैक्सिमम, बीएसटी का मैक्सिमम, अकाउंट का मैक्सिमम, आईपी का मैक्सिमम और इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम स्कोर हमको दिखाएगा। ठीक है, ट्राई कर ले, बिल्कुल देखिए, ठीक है, दिखा रहा है। इंग्लिश का मैक्सिमम स्कोर है 85, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश का स्कोर है 85, बीएसटी का स्कोर है 92, अकाउंट्स का 91, आईपी का 96 और इकोनॉमिक्स का 91। तो अलग अलग सब्जेक्ट का हमको यहाँ पर स्कोर मिल जाता है। तो अगर हमें ये पता करना हो कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आया है इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में, तो हम सिर्फ मैक्स लिख देंगे तो हमें मैक्सिमम स्कोर पता चलेगा। इसी तरह से अगर हमको इंडिविजुअल स्टूडेंट का मैक्सिमम स्कोर पता करना हो कि ऋचा का किस सब्जेक्ट में हाई आया है, राघव का किस सब्जेक्ट में हाई है, मैनीश का किस सब्जेक्ट में हाई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कंपैरिजन है वो क्या होगा, जैसे राघव का अगर आपको निकालना है किस सब्जेक्ट में हाई है, तो कंपैरिजन हमको किस डायरेक्शन में करना है, कंपैरिजन हमको करना है उसी के अपने रिकॉर्ड में, यानी हॉरिजॉन्टली जो सारी वैल्यूज वन बाय वन लेफ्ट टू राइट आ रही हैं, उन सारी वैल्यूज का आपस में कंपेयर करके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें चाहिए। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है राघव के केस में, राघव के केस में मैक्सिमम है 92 और ऋचा के केस में मैक्सिमम 96। चलिए एक बार इसको लगा लेते हैं। हमको क्या करना है, हमको हॉरिजॉन्टली कंपेयर करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dfm डॉट मेक्स एक्सिस देंगे, हम यहाँ पर देंगे 1, और ये यहाँ पर हमको दिखाता है ऋचा का हाईएस्ट स्कोर है 96, राघव का स्कोर है 92, मनीष का है 77 और इसी तरीके से बाकी सारे स्टूडेंट के हाईएस्ट स्कोर आपको दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ ये पता नहीं चलेगा कि किस स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर आया है। ठीक है, इसी तरीके से मिनिमम स्कोर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने कुल मिलाकर दो फंक्शंस देखे, आईडीएक्स वाला देखा एक। ठीक है, हमने कौन कौन से फंक्शंस देखे, हमने एक फंक्शन देखा आईडीएक्स मेक्स,
और दूसरा फंक्शन देखा हमने मेक्स। ठीक है, IDX क्या करता है और मेक्स फंक्शन क्या करता है? IDX इंडेक्स रिटर्न करता है और मैक्सिमम क्या करता है? वैल्यू रिटर्न करता है। तो वैल्यू भी हमें मिल जाती है, इंडेक्स भी मिल जाती है। अगर इन दोनों फंक्शंस का हम यूज करें, एक से हमें इंडेक्स मिल जाती है और एक से हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए वैल्यू प्लस इंडेक्स दोनों एक साथ, मैंने अभी आपको कहा था कि हम मल्टीपल फंक्शंस एक साथ भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं सरल तरीके से आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। हमें दो काम करना है और दोनों काम के आउटपुट में, एक काम के आउटपुट में हमें मिल रहा है, देख लेते हैं। अच्छा, हम इसको चलाते हैं, इसको रन करते हैं, वी रन इट एंड सी द आउटपुट। अगर हम लेते हैं DFM डॉट IDX मेक्स वर्टिकली, है ना, हमें चाहिए इंडिविजुअल स्टूडेंट का, स्टूडेंट वाइज, यानी एक्सेस इक्वल्स टू 1 हमें चाहिए हॉरिजॉन्टली हर स्टूडेंट का मैक्सिमम। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला? ऋचा का IP में, राघव का BST में, मनीष का IP में। तो इस तरह से हमें ये आउटपुट मिल रहा है। और अगर हम मेक्स चलाते हैं, हम लिखते हैं DFM डॉट मेक्स और एक्सिस इक्वल्स टू 1, तो हमें दूसरी चीज मिल जाती है। देखिए यहां हमें क्या मिल रहा है? यहां हमें मिल रहा है कि ऋचा का स्कोर IP में हाईएस्ट है और ऋचा का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 96 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम एक ऐसा कोई आउटपुट निकाल सकें जिसमें ऋचा IP और उसके सामने 96 लिखा हो, मतलब हमें 3 कॉलम का आउटपुट चाहिए, नाम, सब्जेक्ट का नाम और उसके बाद वैल्यू। तो हमारा एक डेटा फ्रेम जैसा तैयार हो जाएगा जिसमें हमारे पास होगा स्टूडेंट का नाम, उसके बाद हमारे पास होगा सब्जेक्ट का नाम और कौन सा सब्जेक्ट जिसमें उसका हाईएस्ट स्कोर है, और उसके बाद होगा उस सब्जेक्ट का कितना स्कोर उसका आया है। अब दो चीजें हमें यहाँ मिल रही हैं, ये दोनों चीजें हमें साथ में चाहिए। आई होप कि आपने डेटा फ्रेम्स पर काम किया है, दो इट इज नॉट इन द टुडेज डिस्कशन, लेकिन यहाँ एक छोटा सा मैं फिर भी आपको दिखाऊं कि पहले हम इन दोनों कमांड्स को फिर से एक बार चलाते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ A इक्वल्स टू DFM डॉट IDX मेक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1, ठीक है, और B इक्वल्स टू DFM डॉट IDX मेक्स एक्सिस इक्वल्स टू 1। सॉरी, यहां हमको चाहिए मेक्स फंक्शन, इस समय हमको मेक्स फंक्शन कॉल करना है। तो दोनों हमारी डेटा फ्रेम जो आउटपुट है A और B में आ गया। A में हमारे पास आ गया नाम और सब्जेक्ट जिसमें हाईएस्ट स्कोर आया है, और दूसरा है हमारे पास B डेटा फ्रेम। B डेटा फ्रेम में हमारे पास आ गया नाम यानी इंडेक्स और उसके साथ वैल्यू कितना हाईएस्ट आई है। अब हमको क्या करना है? हमको इस A और B को आपस में कंबाइन करना है जिससे कि ये ऐड हो जाए। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो pd.concat, यहाँ पर हमको लिस्ट देनी है जो भी हमारे आउटपुट्स हैं। तो A और B को कंबाइन करना है, और इनको कंबाइन करना है, कैसे करना है? वन एबव अनदर या वन बिसाइड्स अनदर, एक के ऊपर एक रखना है या एक के नीचे एक रखना है। ठीक है, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज को कि हमें जो काम करना है हमें किस डायरेक्शन में करना है। हमको ऊपर से नीचे की ओर करना है, एक के ऊपर एक रखना है। क्या हमको ऐसा करना है कि पहला डेटा फ्रेम और उसके नीचे दूसरा डेटा फ्रेम, या फिर हमको करना है पहला डेटा फ्रेम और फिर दूसरा डेटा फ्रेम? हमको साइड बाय साइड रखना है आउटपुट को, या वर्टिकली ऐड करना है ऊपर से नीचे की ओर? ठीक है, तो वर्टिकली करना होगा अगर, तो क्या करेंगे? एक्सिस कौन सा होगा? 0। और अगर हॉरिजॉन्टली करना होगा तो एक्सिस कौन सा होगा? 1। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम एक्सिस नहीं देते हैं तो क्या करता है ये? देखो, दो हमारी डेटा फ्रेम थी A और B। पहली वाली में हमारे पास क्या था? पहले वाली में हमारे पास थी वैल्यूज, सब्जेक्ट के नाम, है ना, कॉलम का इंडेक्स, और दूसरे वाले में था हमारे पास मार्क्स। दोनों एक के नीचे एक आ गए, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए था। तो हमको क्या करना है? हमको करना है pd.concat, हमको हॉरिजॉन्टली ऐड करना है। तो हॉरिजॉन्टली ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? A, B, एक्सिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा करने से हमारा जो डेटा फ्रेम होगा वो इस तरह से हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ देखो, दो
दो फंक्शंस के जो आउटपुट थे ए और बी, उसको कंबाइन करके हमने एक सिंगल आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर लिया। यहाँ पे हमें मिल रहा है रिकॉर्ड, रिचा का रिकॉर्ड, ठीक है। रिचा के रिकॉर्ड में हमको यहाँ पर मिल जाता है आईपी, है ना। इसको आप नाम दे सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स, तो रिचा सब्जेक्ट आईपी मैक्सिमम मार्क्स 96। अब ये तो एक अलग बात हो गई कि इसमें सब्जेक्ट के नाम ऊपर तो कोई कॉलम का नाम नहीं आ रहा, 0 और 1 ले लिया, उसने डिफॉल्ट इंडेक्स यहाँ पर ले ली है, ठीक है। तो ये अब आपको करके देखना है। यहाँ पर आप कर सकते हैं, इस आउटपुट को एक डेटा फ्रेम में रख लीजिए। डेटा फ्रेम में रखने के बाद रीनेम फंक्शन यूज कीजिए। रीनेम फंक्शन यूज करके आप कॉलम के दोनों जीरो वाले कॉलम को आप सब्जेक्ट और 1 जो कॉलम है उसको आप दे सकते हैं वैल्यू या मार्क्स। तो ये आप करके देख सकते हैं, ठीक है। हमें क्योंकि अभी क्वांटाइल पे बहुत ज्यादा हिस्सा चाहिए, इसलिए हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा काउंट। काउंट फंक्शन किस तरह से काम करता है। काउंट फंक्शन अगेन, काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट करेगा। डेफिनेटली उसका नाम काउंट है तो काउंट ही करेगा। किस तरह से काउंट करेगा, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। अब क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगर कोई कंफ्यूजन है, जब एक्सिस 0 लेते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ, एक्सिस 1 लेते हैं तो लेफ्ट टू राइट। Whenever you are specifying axis is 0, then the process will be happen in the direction of up to down, vertical direction. And if you specify axis as 1, the operation will be performed horizontally, that is from left to right. So if you want to count how many values are there in a particular column, in a column means ऊपर से नीचे की ओर, तो axis क्या define करेंगे हम यहाँ पर। एक्सिस हमारा क्या होगा इस केस में, एक्सिस होगा हमारा 0 कब, जब हमें वर्टिकल चाहिए, और एक्सिस इक्वल्स टू होगा 1 जब हमें चाहिए वैल्यूज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो जब आपको कॉलम्स में वैल्यू काउंट करनी है तो आप देंगे एक्सिस इक्वल्स टू 0, जब आपको रोज में वैल्यू काउंट करनी है तो आप देंगे 1। और कौन सी वैल्यूज काउंट करेगा, ये वो वैल्यूज काउंट करेगा जो वैल्यूज हैं। जो वैल्यूज नहीं है उनको काउंट नहीं करेगा। नहीं है मतलब जो वैल्यूज नहीं है वो है नॉन, जो वैल्यू नहीं है वो होती हैं नॉन वैल्यूज, तो नॉन वैल्यूज को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए एक बार उसको करके देख लेते हैं, ठीक है। करके देख लेते हैं डीएफएम डॉट काउंट, पहले डीएफएम देख लें, डीएफएम और डीएफएम डॉट काउंट। काउंट कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है, या वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बता रहा है, इंग्लिश में टोटल वैल्यूज कितनी है, इंग्लिश में टोटल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नॉन विल नॉट बी काउंटेड, नॉन को नहीं काउंट करेगा। तो टोटल वैल्यूज कितनी है 9, और आप सारे कॉलम्स में देखिए एक एक नॉन वैल्यू है, इसलिए सभी का टोटल यहाँ कितना दिखा रहा है, काउंट का सभी काउंट को दिखा रहा है 9। ओके, तो इस तरह से आपका जो काउंट फंक्शन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। अभी हम काउंट को फिर से एक बार देख लेते हैं, अनदर एक्सिस डीएफएम डॉट काउंट एट एक्सिस इक्वल्स टू 1। अब कैसे करेगा, रो वाइज। अभी देख लो आप, रिचा में 5 वैल्यूज डली हैं, राघव के 5 कॉलम्स हैं, मनीष में भी 5 वैल्यूज हैं, डेविड में अगर आप डेविड में अगर रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे, डेविड के रिकॉर्ड्स में तो एक वैल्यू मिसिंग है, इसलिए ये कितना आ रहा है 4, ठीक है। अमित के रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो अमित के रिकॉर्ड में एक वैल्यू मिसिंग है, इसका भी आ रहा है यहाँ पर 4। प्रज्ञा के रिकॉर्ड में एक वैल्यू मिसिंग है दिस वन, और इसलिए यहाँ पर आ रहा है 4, ठीक है। और ऐसे देखें बाकी अविका, राहुल और रोहिणी के रिकॉर्ड में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, इसलिए 5 5 5। पर वीणा के रिकॉर्ड में, वीणा का रिकॉर्ड अगर आपको देखना है तो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। वीणा का रिकॉर्ड में यहाँ पर आपको दिखा रहा है 2 नॉन वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 नॉन वैल्यूज हैं, और इन 2 नॉन वैल्यूज को आप लेस कर देंगे तो टोटल वैल्यूज कितनी डली हुई है, 3 वैल्यूज हैं, इसलिए वीणा के रिकॉर्ड में कितना दिखा रहा है ये 3। ओके, इस तरह से हमने देखा अभी काउंट फंक्शन। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है सम। तो जिस तरीके से हमने काउंट निकाला वैसे ही सम फंक्शन अपना काम करेगा। सम फंक्शन टोटल निकालेगा। अब हम थोड़ा सा क्विकली देखेंगे। मैंने बेसिक कंसेप्ट जिन पे ज़्यादा आपको क्लियरिफिकेशन देना थे वो मैंने आपको करके दिखाई। एक बार हम सम देख लेते हैं, डीएफएम डॉट सम।
ये सम आपको देगा कॉलम वाइज। देख लीजिए इंग्लिश का सम, बीएसटी का सम, हर कॉलम का सम आया वर्टिकल डायरेक्शन में। इसी तरीके से आप डॉट सम लगाकर एक्सिस इक्वल्स टू 1 देकर इंडिविजुअल स्टूडेंट का सम निकाल सकते हैं, और इस आउटपुट को एक डेटा फ्रेम में एक नए कॉलम की तरह आप ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज होगी, आपको करके देखना होगा कि जो सम है उसको आप डेटा फ्रेम में ऐड कर पाए। जिस तरीके से अभी हमने सम देखा, इसी तरीके से हमारे पास फंक्शन होता है मोड। स्टेटिस्टिकल फंक्शन है मोड। मोड से क्या होता है, मोड एक्सिस इक्वल्स टू 0 या एक्सिस इक्वल्स टू 1 पे निकाल सकते हैं। मोड हमें क्या देता है, बेसिकली मोड आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, कॉमर्स स्टूडेंट जितने हैं उन्होंने पढ़ रखा होगा। मोड होती है वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा डेटा फ्रेम में आई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जो भी एक्सिस आपने स्पेसिफाई किया है उस अकॉर्डिंगली। So it returns the mode of values in specified axis. If you have specified it 0, so it will return the mode of each column, and if you have specified the axis as 1, it will return the mode of each row. तो कभी जब आप डेटा फ्रेम होगा, डेटा फ्रेम में जो वैल्यूज होंगी, किसी कॉलम में वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी, किसी कॉलम में वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही होंगी। जब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी तो उस केस में आपके डेटा फ्रेम में कोई भी मोड नहीं होगा। कोई भी मोड नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा कब होगा, जब वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज हैं उन्हीं को मोड कहा जाता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर किसी भी वैल्यू की नहीं है, सभी वैल्यू एक एक बार आई हैं, तो उस केस में इसे हम कहेंगे कि डेटा फ्रेम का कोई मोड नहीं है। और मल्टीपल मोड हो सकते हैं। अगर कोई मल्टीपल वैल्यूज रिपीट हुई हैं तो उस केस में मोड मल्टीपल हो सकते हैं। डेटा यहाँ पर जो आउटपुट आपको मिलता है वो आउटपुट एक डेटा फ्रेम मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसको एक बार देख लेते हैं। डॉट मोड, अभी आप देखिए यहाँ पर DFM डॉट मोड, इंग्लिश का मोड कितना दे रहा है। इंग्लिश का अगर आप मोड देखते हैं तो इंग्लिश का मोड हमें मिल रहा है 65। दैट मीन्स इंग्लिश में 65 रिपीट हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंग्लिश वाले कॉलम में एक रोहिणी को 65 मिला है और एक मनीष को 65 मिला है। बाकी कोई दूसरी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, इसलिए इंग्लिश वाले कॉलम का मोड क्लियर हो गया। क्योंकि और कोई वैल्यू रिपीट नहीं है, एक वैल्यू रिपीट है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 65 का, इसलिए इंग्लिश वाले कॉलम का जो मोड निकल आया वो यहाँ पर आ गया 65। ठीक है। BST में अगर आप देखेंगे तो BST में एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है। BST में एक भी वैल्यू रिपीट नहीं होने से BST कॉलम का कोई भी मोड नहीं है। ठीक है। अकाउंट्स में 62 रिपीट हुआ है, इसलिए 62। IP में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई है। तो जिनमें वैल्यू रिपीट नहीं हुई है वहां कोई मोड नहीं है, और बाकी जहां वैल्यूज रिपीट हुई हैं उनके मोड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं another axis, DFM dot mode axis equals to 1। देखो DFM, बस ये एक एग्जांपल यहाँ पर देखना है आपको। बाकी सब चीजें वैसी हैं जैसे हमने एक्सिस इक्वल्स टू 0 में देखी हैं। यहाँ पर दो मोड आ रहे हैं, 85 एंड 88। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए 85 दो बार अपियर हुआ है जब रो वाइज इसको आप यूज कर रहे हैं, और है ना 88 भी दो बार आया। अब दोनों इक्वल बार आए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2, लेकिन दो बार दो वैल्यूज रिपीट हुई है, इसलिए यहाँ पर दो मोड हो गए, 85 और 88। ठीक है। तो इस तरीके से मोड फंक्शन अपना काम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मीडियन रिटर्न्स द मीडियन ऑफ वैल्यूज। सारी वैल्यूज जितनी भी हैं हमारे पास, अगर उनको हम सॉर्ट कर दें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो वैल्यू जो बिल्कुल बीच में होगी, जो बिल्कुल सेंटर में होगी, मिडिल वैल्यू जो होगी, वो मिडिल वैल्यू मीडियन होती है अगर अरेंज्ड वैल्यू है तो। ठीक है। तो इट इज द मिडिल वैल्यू इन एन अरेंज्ड डिस्ट्रीब्यूशन इफ नंबर ऑफ आइटम्स आर ऑड। अगर ऑड नंबर्स हैं, अगर 9 है तो फिफ्थ वैल्यू विल बी द मीडियन। ठीक है, अगर अरेंज कर रखा है। लेकिन अगर वैल्यूज 10 है तो उस केस में क्या होगा?
उस केस में फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यूज दोनों मिलाकर सम निकाला जाएगा और उनका एवरेज निकालेंगे। जो एवरेज आएगा दैट विल बी द मीडियन। ठीक है, मीडियन भी एक्सिस, दोनों एक्सिस पर निकाली जा सकती है। ठीक है, इसको आप एक बार वर्क करके देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। मीन इज द एवरेज, जितनी वैल्यूज हैं रो में या कॉलम में उन सभी का टोटल कर लिया जाए और टोटल करके उसको डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ वैल्यूज से। यानी हम जो एवरेज निकालते हैं, बेसिकली मीन इज द एवरेज इन अ पर्टिकुलर रो और इन अ पर्टिकुलर कॉलम एंड इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस स्पेसिफाइड। आपने एक्सिस क्या दिया है, आपने 0 एक्सिस दिया है या एक्सिस इक्वल्स टू 1 दिया है। ठीक है, इसी तरह से आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। वेरिएंस के लिए वेरिएंस फंक्शन यहां पर दिया हुआ है, इससे आप वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आपको एवरेज निकालना है, जो वैल्यूज दी हैं उनका एवरेज निकालिए, फिर हर वैल्यू का स्क्वायर निकालकर उसको मीन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, एवरेज निकालिए और मीन से डिफरेंस निकालकर उसको स्क्वायर कीजिए और जो वैल्यू आएगी उस सारी वैल्यूज को टोटल करके उनका एवरेज निकाल लीजिए। तो इस तरह से वेरिएंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस निकालना भी आसान है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, आप लोगों को आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा क्विक आगे बढ़ा रहा हूँ। और अभी हमको क्योंकि क्वांटाइल पर थोड़ा काम ज़्यादा करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो का, उस स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एसटीडी फंक्शन से निकाल सकते हैं और इसी तरह से काम करता है रो पर या कॉलम पर। ठीक, अभी हम बात करेंगे क्वांटाइल्स पर। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटाइल और इसको हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्वांटाइल हम शुरू करते हैं। उसके पहले हमें यह जो बात समझनी है, क्वांटाइल समझने के लिए आप यहां पर देखिए स्कोर है, टोटल 27 स्टूडेंट्स हैं। उन 27 स्टूडेंट्स का स्कोर हमारे पास है। 27 स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम का एक स्कोर हमारे पास आया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट का 45, सेकेंड स्टूडेंट का 12, देन 42, देन 35, देन 37, देन 6। इस तरीके से हर स्टूडेंट के स्कोर यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मिनिमम स्कोर है 6 और मैक्सिमम स्कोर है 49। ठीक, अब ये जो स्कोर आपको इस तरह से मिलते हैं, ये रेंडमली अरेंज है। जैसे जैसे जिस बच्चे के स्कोर आए हमने उसको उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहीं बड़ी वैल्यू है, कहीं छोटी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अरेंज्ड नहीं है। ठीक, अब यहां हमें ये कहा जा रहा है डिवाइड द रेंज, ये जितने भी नंबर हैं 1 से लेकर 27 तक, 27 स्टूडेंट के सारे मार्क्स को इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। इसको डिवाइड करना है इन 2 पार्ट्स सो दैट वी कैन हैव अ मिडिल स्कोर x where we can say that 50% student have scored less than x and rest 50% have scored more than x। हमें क्या करना है, हमें इन सारी वैल्यूज का, जितनी वैल्यूज यहाँ पर हमें दी हुई हैं, ये जितनी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, इन सारी वैल्यूज में से बीच का स्कोर निकालना है, मिडिल वैल्यू हमें निकालनी है। तो जैसे कोई मिडिल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है से 25, तो हम कहेंगे 25 इज द स्कोर। वो ऐसा स्कोर है जिस 50%, 50% से बच्चों ने 25 से कम स्कोर किया है और 50% बच्चों ने 25 से ज्यादा स्कोर किया है। तो हमें बीच का स्कोर निकालना है। बीच का स्कोर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, हम पहले अरेंज कर देते हैं। चलिए अरेंज कर देते हैं। ये हमने अरेंज कर दिया, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 27 वैल्यूज अरेंज्ड ऑर्डर में, नंबरिंग हमने फिर से की है। ठीक है, तो फर्स्ट पर आ गया 6, सेकंड पर आ गया 12, थर्ड पर आ गया 14, और ऐसे फोर्थ पर 15, फिफ्थ पर 17 और इस तरीके से वैल्यूज सारी अरेंज हो गई हैं।
अब हमारे पास टोटल है 27 वैल्यूज, हमें बीच की वैल्यू चाहिए। हम 27 में 13 इस तरफ 13 इस तरफ रखें तो हमारे पास क्योंकि ऑड है इसलिए बड़ा क्लियर हो जाता है। 14th वैल्यू ऐसी होगी जो मिडिल स्कोर होगी, 14th वैल्यू ऐसी होगी जो मिडिल स्कोर होगी और वो होगा 28। ठीक है, यहाँ पर 13th वैल्यू भी 28 है, बट इट डजंट मैटर फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। यहाँ इस चीज को यहाँ समझें क्योंकि दोनों तरफ की एक एक वैल्यू हो सकता है इक्वल हो, पर फिर भी यहां हम ये कह सकते हैं कि जो 14th वैल्यू है दैट इज द 28 स्कोर इज अ स्कोर। वी कैन से दैट 50% ऑफ द स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन 28 एंड 50% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 28। 25% बच्चे ऐसे हैं, सॉरी 50% बच्चे ऐसे हैं, आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 28 से कम स्कोर किया है और आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 28 से ज्यादा स्कोर किया है। नो डाउट दैट वन चाइल्ड इज ऑल्सो देयर जो 14th नंबर पर है। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम हम एक बार फिर से इसको आगे बढ़ते हैं और अब हमसे ये कहा, अभी हमने डिवीजन किया, हमारे पास एक बड़ी रेंज थी, हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन था, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, अभी क्वांटाइल के कोई कंसेप्ट मैं आपको फॉर्मली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, पहले सिर्फ इस एग्जांपल को समझिए। अभी हमने क्या किया, हमारे पास 27 वैल्यूज थी, इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, हमें एक मिडिल स्कोर चाहिए था, वो मिडिल स्कोर एक पॉइंट बन गया जिससे हम कह सकते हैं कि 50% स्टूडेंट्स आर बिलो दैट स्कोर एंड 50% स्टूडेंट्स आर अबव दैट स्कोर। अब अगर यही बात हमसे कही जाए कि 4 हिस्से कर दीजिए, ये जो डेटा फ्रेम है जिसको आपने अभी 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, इसके 4 हिस्से कर दीजिए, ये जो डेटा सीक्वेंस आपको दिया हुआ है इसके 4 हिस्से कर दीजिए। 4 हिस्से से हमको ये पता चले कि हम ये कह सकें कि 25% स्टूडेंट किस स्कोर से नीचे स्कोर किए हैं, है ना। हाउ मेनी विच स्टूडेंट हैव स्कोर, वी कैन फाइंड आउट द स्कोर so that 25% स्टूडेंट हैव स्कोर्ड बिलो दैट स्कोर, है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है x1 इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि हम कह सकें कि 25% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन x1, तो हमें x1 की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसी तरह से 50%, ये तो अभी हमने फाइंड आउट किया ही है ऑलरेडी, और फिर हमें ये भी पता करना है कि 75% स्टूडेंट्स ने किस वैल्यू से नीचे स्कोर किया है। ये सारा एनालिसिस का काम है। जब डेटा का एनालिसिस किया जाता है तो हमें बहुत तरीके के एनालिसिस करने होते हैं, तो हमें ये पता करना है कि किस स्कोर से नीचे 75% बच्चे आए हैं, किस स्कोर से नीचे 25% बच्चे आए हैं। तो हमें कुछ एनालिसिस करके ये हमें कुछ डिसीजन मेकिंग में, कुछ पॉलिसी बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो बेसिकली पांडास जो है वो डेटा साइंस है, डेटा साइंस से इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इंफॉर्मेशन लीड्स अस और हेल्प्स अस टू टेक प्रॉपर मैनेजमेंट डिसीजंस फॉर बेटरमेंट। ठीक, तो अब इसमें हमको क्या करना होगा, 4 हिस्से करने हैं, बड़ा सिंपल है। अगर इसको आप देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 13 वैल्यू इस तरफ है और 13 वैल्यू इस तरफ है, तो अगर हम इसमें डिवाइड करना चाहें तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट, और इसके बाद हमारे पास हो गया दिस वन, हमारे 4 पार्ट हो गए। This is x1 is 23, x2 is 28 and x3 is 41। हम कह सकते हैं कि 25% स्टूडेंट हैव स्कोर्ड लेस देन 23। ठीक है, x1 x2 x3 हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो here we have simply divided each of the 2 parts previously found again in 2 parts। सो हमने जो 2 हिस्से किए थे उन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, यहां से हमें पता चल जाता है कि x1 is 23 एंड वी कैन से हियर कि 25% स्टूडेंट आर 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 23, हाफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 28 एंड 3/4 स्टूडेंट्स और 75% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन 41। तो ये हम यहाँ पर एनालिसिस के बाद इसका रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने 2 एग्जाम्पल देखे, दोनों एग्जाम्पल में पहली बार में हमने जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास था उस पूरी रेंज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका एक कट ऑफ स्कोर हमने फाइंड किया कि बीच का स्कोर क्या है जो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फिर हमने दूसरे एग्जाम्पल में इस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए डेफिनेटली वी नीड
वन लेस कट पॉइंट। ठीक है, तो हमने 3 कट पॉइंट यहाँ बनाए, x1 x2 x3, जिससे हमें पता चला इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम तैयार हो चुके हैं कि हम क्वांटाइल को समझें। ठीक है, सो फॉर वी हैव लर्न हाउ टू डिवाइड अ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करके देखा। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल एंड पाइथन डज इट डिफरेंटली। पाइथन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं करता। ये हमारा एक तरीका है और डेटा साइंस में एक ही काम को करने की अलग अलग कारणों से कई अलग अलग मेथड्स हैं और इसलिए पाइथन का अपना तरीका यहाँ पर है। हम सिर्फ उस तरीके पर कंसंट्रेट करेंगे आगे। लेकिन हम आगे बढ़े उसके पहले हम देखेंगे क्वांटाइल होता क्या है। So before going further, we will define the term quantile formally. A formal definition of the quantile. First, in the linguistic sense, quantile word का क्या meaning है? Quantile word निकला है quantity word से, है ना? तो when the quantity is divided into parts, every part is quantile. ठीक है, तो quantity से निकला quantile. ठीक है, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इट सजेस्ट अस। सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइल। Quantiles are the points in a distribution which divide all the data or observations into equal size groups. हमने अभी 2 हिस्सों में और 4 हिस्सों में इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया था हमारी जो डेटा रेंज थी और इक्वल हिस्से थे, है ना। और उसके बाद हमने जितने पॉइंट्स बनाए थे वो कितने थे, कट ऑफ पॉइंट्स थे हमारे। जब हमने 4 हिस्सों में बनाया तो हमारे पास कट पॉइंट्स थे 3। जब हमने 2 हिस्सों में किया तो हमारे पास कट पॉइंट्स थे 2। तो अगर हमें n इक्वल साइज ग्रुप्स डिवाइड करने हैं तो हमें कट पॉइंट्स कितने चाहिए होंगे। फॉर n ग्रुप्स वी विल नीड n-1 कट पॉइंट्स और द क्वांटाइल्स। ओके, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं Q1 Q2 Q3 तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4 पार्ट बन जाते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 4 पार्ट बन जाते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल रही है वो है Q1 को आप कह सकते हैं क्वार्टाइल। ठीक है, अब बेसिकली वर्ड है क्वांटाइल। पाइथन हमें अलाउ करता है क्वांटाइल्स फाइंड आउट करना, लेकिन कभी कभी हमें जरूरत होगी क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने की। तो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, यहाँ हमें जो टर्म समझनी है वो है क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स आर आल्सो क्वांटाइल्स, दे डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें जरूरत होगी क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल्स निकालने होंगे हमको Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, Q1 होगा हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल, दैट इज 1/4 क्वार्टाइल। ठीक है, सेकंड क्वार्टाइल हमारा होगा Q2 होगा मिडिल वैल्यू, इसको हम मीडियन भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑलवेज द मीडियन। और थर्ड क्वार्टाइल होगा 75 परसेंटाइल या 3/4 क्वार्टाइल। ठीक है, दिस विल बी द Q3। परसेंटाइल क्या होगा, तो परसेंटाइल भी इसी तरह से निकालते हैं। परसेंटाइल हो सकता है आप कितने कितने परसेंट में डिवाइड करना चाहते हैं। व्हेन यू वांट टू डिवाइड योर एंटायर distribution of data into 100 equal parts, each part will be a percentile। तो आप कई सारे कट पॉइंट्स लगा सकते हैं। आपको कितने कट पॉइंट्स की जरूरत है, नॉर्मली 25 परसेंटाइल, 50% परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल को लगाया जा सकता है। आप जो भी जितने भी परसेंटाइल्स लगाना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से पाइथन में आप ये क्वांटाइल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ एक बहुत अच्छे से ध्यान देने की बात है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस क्वांटाइल की इस थर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में नहीं पता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है कि हमारा जो क्वांटाइल कैलकुलेट होकर आता है मैन्युअली जब हम करते हैं तो वो कुछ और आता है और पाइथन कुछ और क्वांटाइल हमें आउटपुट दे रहा है। तो अब यहाँ समझने की बात क्या है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझिए, 3 आर्ग्यूमेंट हम इसमें यूज करेंगे डेटा फ्रेम के जब क्वांटाइल्स हम निकालेंगे। पहली आर्ग्यूमेंट हमारी होगी क्वांटाइल वैल्यू। हमें कौन सा क्वांटाइल निकालना है। अगर हमको फर्स्ट क्वांटाइल निकालना है तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं 1/4 या 0.25 अगर क्वार्टाइल निकालना है। ठीक है, अगर हमको 10 परसेंटाइल निकालना है तो हम क्या कहेंगे 10/100 या 0.1। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको क्वांटाइल्स निकालने हैं वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर आपको एक्सिस बताना है कि जो डेटा फ्रेम है उसमें क्वांटाइल वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया जाना है
मतलब वर्टिकली डिवाइड किया जाना है डेटा फ्रेम को या हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जाना है, ठीक है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट है इंटरपोलेशन। देखिए क्वांटाइल एक ऐसा एस्पेक्ट है स्टेटिस्टिक्स का कि यहाँ पर अलग अलग डेटा साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीकों से क्वांटाइल निकालने की बात कही है, और जो अलग अलग तरीके हैं वो सब अपनी अपनी जगह वैलिड है, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीकों को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तरीके अलग अलग हैं वो तरीके होते हैं लीनियर, और बाय डिफॉल्ट जो पाइथन क्वांटाइल निकालता है वो है लीनियर, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इंटरपोलेशन लीनियर यूज हो रहा है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड अगर आर्ग्यूमेंट के बारे में फंक्शन की नहीं पता है तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि डेटा फ्रेम में जो क्वांटाइल आप कैलकुलेट करेंगे तो फंक्शन के अंदर थर्ड आर्ग्यूमेंट इज इंटरपोलेशन, एंड दिस इंटरपोलेशन इज बाय डिफॉल्ट सेट टू लीनियर। इसकी दूसरी वैल्यूज हैं हायर, लोअर, नियरेस्ट एंड मिड पॉइंट, ठीक है। कैसे काम करती है ये हम आगे देखेंगे, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिकली बाद में करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, हमें निकालना है क्वांटाइल, और क्वांटाइल हमें निकालना है, हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें 0.5 या मिडिल क्वांटाइल हमको निकालना है, क्वार्टाइल 2 या 1/2 क्वांटाइल निकालना है, जो मीडियन भी होता है। तो अगर हमें कोई डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें हमको क्वांटाइल निकालना है, हमसे कहा जा रहा है कि 0.5 क्वांटाइल निकालिए, if a data set has been given to us and it is said that find out the 0.5 quantile, then how you will find out that quantile? There are total 4 steps, ठीक है। और पहली 2 स्टेप हमेशा कॉमन होंगी, फर्स्ट 2 स्टेप्स आर ऑलवेज यूज्ड एंड अनदर 2 स्टेप्स विल बी यूज्ड इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। किस सिचुएशन में यूज होंगी ये समझते हैं। तो पहली जो जरूरत है क्वांटाइल निकालने की, हमने देखा, हमने जब डिवीजन किए, हमने जब पार्ट्स में डिवाइड किया डेटा रेंज को, तो हमने उसको अरेंज किया। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो था पहला स्टेप हमारा जो था वो था हमने डेटा सेट को अरेंज करना है। तो हमारे पास डेटा सेट अरेंज किया हुआ है, इट इज ऑलरेडी अरेंज। तो फर्स्ट स्टेप हमने अरेंज कर लिया है, ठीक है। पाइथन में हमको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइथन अपने आप कर देता है अरेंज क्वांटाइल कैलकुलेट करते समय, लेकिन जब आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना है तो उस समय फिर आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वैल्यूज को अरेंज करना होगा, ठीक है। तो वैल्यू को अरेंज कर लीजिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग में भी काम होता है लेकिन आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा, जो कॉमन कन्वेंशन है वो यही है। देन सेकेंड स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो क्वांटाइल आपको निकालना है उसका लोकेशन क्या है, मतलब कौन से नंबर की वैल्यू है। जैसे अभी इस एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि 14th नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, मिड पॉइंट आ रहा था, जिसको हमने 2 पार्ट में जब डिवाइड किया था, ठीक है। तो हमें पहले लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि जितनी भी टोटल वैल्यूज है उसमें किस नंबर की वैल्यू, और जब लोकेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब नंबर्स को आप काउंट करेंगे तो 1 से काउंट करेंगे, 0 से नहीं करेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग स्टार्ट होगी 1 से, तो 1 से लेकर 27 तक टोटल 27 वैल्यूज हैं, 0 से काउंट नहीं करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और उसमें गलत आउटपुट्स आएंगे, ठीक है। तो आपको पहले लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अब लोकेशन फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, यह सारा चीज डिपेंड करती है कि आपका फाइनल रिजल्ट करेक्ट आए। लोकेशन फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला है दिस हियर, LOC इक्वल्स टू Q इंटू n-1 ब्रैकेट क्लोज देन +1, ठीक है। हमें कौन सा क्वांटाइल फाइंड आउट करना है, Q की वैल्यू कितनी होगी, Q क्या होगा, Q होगा क्वांटाइल, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है हमें 0.5 क्वांटाइल फाइंड आउट करना है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0.5 होगी, ठीक है। Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 0.5, ठीक है। टोटल वैल्यूज जो होंगी वो होगी n, तो हमारे पास टोटल वैल्यूज है 27, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 1/2 दैट इज द क्वांटाइल वैल्यू, यानी 0.5 भी रख सकते हैं, 1/2 भी रख सकते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो आप बहुत आसान से समझेंगे। फिर 27 - 1 + 1, देखिए इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है, 1/27 - 1 मींस 26, 26 इज बीइंग मल्टीप्लाइड
टू हाफ, तो ये हाफ हो जाएगा 13, और 13 प्लस 1 जब होता है तो 14। ये हमें क्या मिला, हमें मिला लोकेशन। हमें क्या मिल रहा है, हमें फाइनल क्वांटाइल नहीं मिला है, हमें क्वांटाइल का लोकेशन मिला है। तो क्वांटाइल का लोकेशन कितना है, 14। अब 14 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, इट इज एग्जैक्ट वैल्यू 14। तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमें लोकेशन इंटीजर मिल जाती है, तो जब हमें लोकेशन इंटीजर मिले तो वही हमारा क्वांटाइल होगा। ठीक है, तो लोकेशन यहां हमें मिल जाती है 28, तो 28 यहां पर लोकेशन हमें मिली 14, और 14th लोकेशन पर वैल्यू क्या है, वैल्यू है 28। तो उस लोकेशन हमें मिली है, लोकेशन से हम वैल्यू ट्रेस करेंगे, तो 14th वैल्यू है 28, तो 28 इज द 0.5 क्वांटाइल या 1/2 क्वांटाइल। ठीक, इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, और इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहां पर हमें जो वैल्यू दी जा रही है वो है, हमें कैलकुलेट करना है 0.25 क्वांटाइल, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल। ऐसी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जिसमें हम कह सकें कि 25% स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस देन दिस क्वांटाइल। तो वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहली स्टेप वही होगी, हमने अरेंज करना है सारे डेटा वैल्यूज को। ऑल द डेटा वैल्यूज हैव बीन अरेंज्ड हियर, है ना, ये हम कर चुके थे ऑलरेडी। तो ये डेटा वैल्यूज अरेंज्ड हैं। फिर आगे हमको लोकेशन कैलकुलेट करनी है। लोकेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वही यूज होगा, लेकिन क्वांटाइल की वैल्यू इस बार हम क्या यूज करेंगे, 0.25। ठीक है, तो देखिए 0.25 या 1/4, तो ये हो जाता है वैल्यू पुट करने के बाद 1/4 इंटू 27 माइनस 1, आगे चलकर कितना होता है, हाफ इंटू 26, सॉरी 1/4 यानी क्वार्टर इंटू 26, ये हो जाता है 6.5, और 6.5 प्लस दिस 1 है ना, दिस 1 ये यहाँ लिखा हुआ, तो ये हमारे पास आ गया 7.5। तो जो क्वांटाइल हमने कैलकुलेट किया उसका लोकेशन है 7.5। अब हमारे पास तो 7th लोकेशन है और 8th लोकेशन है, हमारे पास 7th लोकेशन है और 8th लोकेशन है। 7th लोकेशन पर क्वांटाइल अगर होता तो 23 होता, 8th लोकेशन आता तो क्वांटाइल 24 होता, लेकिन हमारे पास लोकेशन कितना आ रहा है, लोकेशन हमारे पास आ रहा है 7.5। 7.5 मतलब 7th और 8th लोकेशन के बीच कोई ऐसी वैल्यू है जो क्वांटाइल होगी, मतलब ऐसी कोई वैल्यू है जो 23 यानी 7th लोकेशन की वैल्यू और 24 यानी 8th लोकेशन की वैल्यू। तो our desired quantile is somewhere between 23 and 24। अभी हमें क्वांटाइल वैल्यू नहीं मिली है, लेकिन इट इज बिटवीन समवेयर बिटवीन 23 एंड 24। तो 23 या 24 के बीच में ये कहीं है। अब इंटीजर नहीं है, तब यहां पर हमको इंटरपोलेशन काम आएगा। अगर इंटीजर आ जाता तो इंटरपोलेशन कोई भी हो, एग्जैक्ट क्वांटाइल हमको मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरपोलेशन मेथड। लेकिन अगर इंटीजर नहीं आता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट यहां पर हमको मिल रहा है लोकेशन का, तो इसका मतलब है कि अब हमें इंटरपोलेशन देखना होगा। ठीक है, तो अगर इंटरपोलेशन यहां सबसे नीचे आप देख सकते हैं, अगर इंटरपोलेशन लोअर दिया हुआ है, अगर इंटरपोलेशन लोअर दिया हुआ है, यहां मैंने फ्लोर और सीलिंग वर्ड यूज किए हुए हैं, देखो 7.5 आया हुआ है, 7.5 का फ्लोर और सीलिंग क्या होगा पहले ये समझ लें। फ्लोर मतलब होता है जमीन और सीलिंग मतलब होता है छत। फ्लोर मतलब जमीन, दैट मीन 7.5 से छोटी वैल्यू जो इंटीजर होगी, 7.5 से छोटी वैल्यू इंटीजर कितना होगा, 0.5 हटा दो 7, और 7.5 से ऊपर अगर देखें ऊपर की वैल्यू जो इंटीजर होगी तो वो होगी 8। तो 7th होगा फ्लोर, 7 होगा फ्लोर और 8 होगा सीलिंग। ठीक है, तो अब हमने जब इसको फाइंड आउट करना है, आप देखिए लोअर, अगर इंटरपोलेशन मेथड में लोअर लिखा हुआ है तो जो L1 वैल्यू होगी, L1 मतलब 7th पर है ना, हमारा फ्लोर कितना आ रहा है, लोकेशन आई 7.5, 7.5 का फ्लोर क्या होगा 7th वैल्यू, 7th वैल्यू कितना है 23।
तो अगर आपने फंक्शन को कॉल करते समय इंटरपोलेशन लोअर डिफाइन किया है, लोअर स्पेसिफाई किया है, तो 7th लोकेशन पर जो वैल्यू है उसको क्वांटाइल मान लिया जाएगा एंड 23 विल बी द रिजल्ट। ठीक, इसी तरीके से अगर इंटरपोलेशन हायर डिफाइन किया हुआ है, अगर फंक्शन कॉल करते समय इंटरपोलेशन हायर दिया हुआ है, तो हायर वैल्यू क्या है, 23 24 में से 24 8th लोकेशन पर जो वैल्यू है, तो वो जो वैल्यू होगी वो है यहां पर 24। तो इस 24 को क्वांटाइल मान लिया जाएगा, कब, जबकि इंटरपोलेशन मेथड यहां पर दिया हुआ हो हायर। ठीक है, इसके बाद आता है मिड पॉइंट। अगर इंटरपोलेशन मेथड मिड पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, तो दोनों वैल्यूज यानी 23 और 24 दोनों का मिड वैल्यू जो होगी, दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए और इसका एवरेज निकाल लीजिए, तो क्या आएगा 23.5। तो 23.5 विल बी द क्वांटाइल। ओके, और लीनियर मेथड डिफॉल्ट मेथड है। अगर इंटरपोलेशन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो आपको यह ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट इट इज कैलकुलेटिंग लीनियर इंटरपोलेशन। अब लीनियर इंटरपोलेशन कैसे कैलकुलेट होता है ये अगले स्टेप में हम देखेंगे। अब यहां पर हमें जरूरत होगी स्टेप 3 और स्टेप 4 की। ठीक है, हमने जो लोकेशन हमारी आई थी वो थी 7.5, हमारी जो लोकेशन आई थी 7.5, और उससे अगर हम L1 निकालें तो L1 हमारा आ रहा है 23, छोटी वैल्यू, दो वैल्यू के बीच में है, कौन कौन सी, 23 एंड 24। तो छोटी वैल्यू 24, बड़ी वैल्यू 24, छोटी वैल्यू 23, बड़ी वैल्यू 24, L1 और L2। ठीक है, L1 और L2 का डिफरेंस निकाल दीजिए। ओके, ये डिफरेंस निकाल देना है, और उस डिफरेंस में जो एलओसी का फ्रैक्शनल पार्ट है, हमारा एलओसी कितना है 7.5, हमारा एलओसी है 7.5, और इस 7.5 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5, तो इस 0.5 से यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24 माइनस 23 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.5, और ये आ गया 0.5। तो अगली जो स्टेप होगी, स्टेप 3 में आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है कि 23 में कितना जोड़कर हम एग्जैक्ट क्वांटाइल तक पहुंच सकते हैं। तो एग्जैक्ट क्वांटाइल तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, जो फ्रैक्शन मिला उसको L1 में यानी छोटी वैल्यू में जोड़ देंगे। तो L1 में फ्रैक्शन को जब जोड़ते हैं तो ये होता है 23 प्लस 0.5, और फाइनल हमें आउटपुट मिलता है 23.5। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया क्वांटाइल फाइनल। ठीक, अगर लीनियर इंटरपोलेशन मेथड यूज होती है तो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे हम, क्विकली देखेंगे, पर उसके पहले फटाफट एक बार क्विक रिव्यू देख लें कि हमें करना क्या है। जब क्वांटाइल का कैलकुलेशन करना होगा तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा अरेंज द डेटा सेट, हमको डेटा सेट को अरेंज कर देना है। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप हमारा होगा लोकेशन कैलकुलेट करनी है। लोकेशन कैलकुलेट करके अगर लोकेशन हमारा इंटीजर आता है देन इट इज गुड, और जो लोकेशन आए उसका कोरिस्पोंडिंग वैल्यू विल बी द क्वांटाइल। हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है चाहे कोई भी इंटरपोलेशन यूज हुआ हो। लेकिन अगर एलओसी फ्रैक्शनल आती है और इससे हमें पता चलता है कि दो वैल्यूज के बीच में कहीं क्वांटाइल है, तो उस केस में हमें देखना होगा कि हमारा इंटरपोलेशन मेथड क्या है। अगर इंटरपोलेशन मेथड है हायर, तो दो वैल्यूज में से जो हायर वैल्यू है दैट विल बी द क्वांटाइल। अगर इंटरपोलेशन मेथड है लोअर, तो जो छोटी वैल्यू है दैट विल बी द क्वांटाइल। नियरेस्ट जो हमारा लोकेशन आ रहा है वो किसके नजदीक है, बड़ी वैल्यू के नजदीक है या छोटी वैल्यू के नजदीक है, तो वट एवर वैल्यू इज नियरेस्ट टू द लोकेशन दैट विल बी द क्वांटाइल। एंड मिड पॉइंट में हम एवरेज निकालते हैं। और लीनियर अगर हमारे पास इंटरपोलेशन मेथड है तो उस केस में स्टेप 3 और स्टेप 4 यूज करते हैं, और उसमें हमको क्या करना है, हमको दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालकर लोकेशन के फ्रैक्शनल पार्ट से उसको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद उसको जो फ्रैक्शन आएगा उस फ्रैक्शन को लोअर वैल्यू में ऐड कर देना है। तो L1 प्लस फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्वांटाइल। ठीक है, चलिए अब हम एक और एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं।
चलिए फिर पहले मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली इसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली हम वापस चलते हैं, पाइथन पर आ जाते हैं। यहाँ मैंने एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना रखा है इन्हीं से 27 वैल्यूज का। ये आप देख सकते हैं, यही 27 वैल्यूज है और ये उसी ऑर्डर में रैंडम यहाँ अरेंज की हुई नहीं है। ठीक है, तो DFQ नाम का ये हमारा डेटा फ्रेम है और इस डेटा फ्रेम पर हमको क्वांटाइल फाइंड आउट करना है DFQ, और क्वांटाइल हमको फाइंड आउट करना है क्वांटाइल, हमको 0.25 क्वांटाइल फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक्सिस बाय डिफॉल्ट 0 पर ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैसे भी कॉलम एक ही है। ठीक है, तो ये आ रहा है 23.5 जो अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल देखा। अगर आपको एक से ज्यादा क्वांटाइल्स फाइंड आउट करने हैं तो आप वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं क्वांटाइल और यहाँ पर आप लिस्ट दे दीजिए 0.25 क्वांटाइल चाहिए, 0.5 क्वांटाइल चाहिए और 0.6 चाहिए तो 0.6 लिख दीजिए। जितने क्वांटाइल्स आपको चाहिए वो यहाँ लिख दीजिए और वो 3 क्वांटाइल्स जो आपने स्पेसिफाई किए हैं वो इससे हमको आउटपुट में मिल जाएंगे। ठीक है, फटाफट से एक और एग्जांपल हम क्वांटाइल का देख लेते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं मैनुअली कैलकुलेशन की और इस समय हमको 0.3 यानी 30% क्वांटाइल कैलकुलेट करना है। ठीक है, 0.3 या 30% परसेंटाइल फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम यहाँ जो मेथड यूज करेंगे, हमें लीनियर इंटरपोलेशन से इसको निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, लोकेशन फाइंड आउट करेंगे। लोकेशन हम जब फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर 0.3 और n इक्वल्स टू 27 पुट करते हैं तो हमारी जो लोकेशन फाइनली आती है वो आती है 8.8। तो जो हमारा लोकेशन आया वो आया 8.8। दैट मींस जो डिजायर्ड क्वांटाइल है, क्वांटाइल 0.3, इट रिसाइड्स समवेयर बिटवीन 8 एंड 9th लोकेशन। 8वीं और 9वीं वैल्यू के बीच में, 8th एंड 9th वैल्यू के बीच में कहीं क्वांटाइल वैल्यू है। ठीक है, बीच में वैल्यू 24 और 25, हमारे पास दो वैल्यू है, 8th वैल्यू इज 24 एंड 9th वैल्यू इज 25। तो क्वांटाइल इज इन बिटवीन 24 एंड 25। लेकिन मिड पॉइंट होता तो हम कह सकते थे 24.5 हो जाएगा क्योंकि एक का ही डिफरेंस है। लेकिन इंटरपोलेशन है लीनियर और फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 नहीं आ रहा है, इट इज 0.8। ठीक है, तो अब इसको हम आगे के स्टेप्स में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमें स्टेप 3 में पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालकर जो हमारा लोकेशन था 8.8 का फ्रैक्शनल पार्ट था 0.8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिफरेंस को। हमारा डिफरेंस दोनों वैल्यूज 24 और 25 दोनों का डिफरेंस है 1 से हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.8 से, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 0.8। तो फ्रैक्शन हमारा कितना है, फ्रैक्शन हमारे पास आ रहा है 0.8। अब ये 0.8 जो फ्रैक्शन आया इसको हम फोर्थ स्टेप में यूज करेंगे। फोर्थ स्टेप में आप देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, इस L1 प्लस फ्रैक्शन कर देना है। L1 लोएस्ट वैल्यू हमारे पास दोनों में से थी 25, 24 हमारा लोएस्ट वैल्यू थी। लोएस्ट वैल्यू में हमने फ्रैक्शन को ऐड किया 0.8, तो ये हमारे पास आ जाता है 24.8। यहाँ पर हमारा जो क्वांटाइल होगा 0.3 और इसको हम निकाल रहे हैं लीनियर इंटरपोलेशन मेथड से, तो ये आएगा 24.8। ठीक है, अगर इसी को हम डिफरेंट मेथड यूज करें, हायर अगर यूज करेंगे तो ये 25 आएगा। लीनियर इंटरपोलेशन मेथड अगर हम लोअर यूज करते हैं तो दिस क्वांटाइल विल बी 24। नियरेस्ट अगर हम यूज करते हैं तो क्वांटाइल विल बी 25, क्योंकि 0.8 इज नियरेस्ट टू दैट, दिस 8.8 है ना, 8.8 ऊपर जाकर 9 के नजदीक है, 8 के नजदीक तो है नहीं है, तो नियरेस्ट में ये 25 आएगा और मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो 24.5 आएगा। देखा, अलग अलग रेशो डिफाइन करने पर क्वांटाइल अलग अलग आता है। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं फटाफट सारे तरह के लीनियर इंटरपोलेशन मेथड से। ठीक है, हम देखते हैं DFQ से हम निकालते हैं क्वांटाइल। क्वांटाइल हमको निकालना है 0.3 और हमारा इंटरपोलेशन मेथड इंटरपोलेशन इक्वल्स टू हम यहां पर देते हैं हायर। तो जो बड़ी वैल्यू आ रही थी वो क्या थी 25। देख लो यहां पर हमारा जो क्वांटाइल आ गया वो कितना आ गया 25। ठीक है, अब इसी
कमांड को हम चलाते हैं लोअर इंटरपोलेशन मेथड लगाकर, ठीक है, तो ये आता है 24, ठीक है। इसी तरह से हम इसको नियरेस्ट लगाते हैं, नियरेस्ट में क्या आएगा, 8.8 होने से 25 आना चाहिए, तो 25 नियरेस्ट है, ठीक है। अब फिर से हम इसी को रन करते हैं, dfq डॉट क्वांटाइल 0.3 इंटरपोलेशन मेथड इक्वल्स टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में कितना आना है 24.5, तो ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट में आ गया 24.5। और लास्ट हमारी जो है मेथड वो है लीनियर। अगर हम इंटरपोलेशन लीनियर रखें तो ये जो आता है वो 24.8 आता है। अगर आप लीनियर इंटरपोलेशन मेथड यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी कितना आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लीनियर इंटरपोलेशन ही होता है, तो ये यहाँ पर आ रहा है 24.8 और यहाँ पर भी आ रहा है 24.8, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिए, इंटरपोलेशन मेथड्स बहुत जरूरी होती हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑलवेज बी होपफुल एंड पॉजिटिव, मन खराब ना करें, मन अच्छा रखें, पॉजिटिव रहें और पढ़ाई करते रहें, अच्छे काम करें, अच्छा सोचें। थैंक यू।